अब आप लोग आज पढ़ेंगे पार्ट 10 में समांतर क्रम का प्रूवमेंट पढ़ेंगे, प्रतिरोध के समांतर क्रम का प्रूवमेंट पढ़ेंगे यानी पैरेलल का। इसमें आपके क्या है, इसमें आपके तीन प्रतिरोध हैं, जैसे फिगर ऑफ डायग्राम देख रहे हैं, कितने R1 R2 और R3। जो ये पोजीशन देख रहे हैं R1 R2 R3, ये पोजीशन दर्शाती है कि जो प्रतिरोध रखे गए हैं वो किस क्रम में रखे गए हैं, समांतर क्रम में रखे गए हैं। किस क्रम में रखे गए हैं, समांतर क्रम में रखे गए हैं। ठीक है, और यहाँ बैटरी लगी हुई है या कुंजी लगी हुई है। ठीक, जब कुंजी को लगाते हैं तो बैटरी से धारा I प्रवाहित होती है। तो जब धारा I जब बिंदु A पर जाती है तो कितने भागों में बढ़ती है, तीन भागों में बढ़ती है। कौन कौन सा, I1, I2 और I3 में बढ़ती है। ठीक है, और जब ये धारा तीनों प्रतिरोध होकर जाती है तो बिंदु B पर जाकर मिलकर ये तीनों धाराएं क्या जाती हैं, सिर्फ एक धारा बना देती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, I कहते हैं। क्या कहते हैं, I कहते हैं। अब इसी प्रूवमेंट को हम बताने चल रहे हैं जो बताए हैं। तो ऐसे कह सकते हैं, माना कि तीन प्रतिरोध R1 R2 R3, माना कि तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 जो किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, जब हम जब परिपथ में कुंजी लगाते हैं तो बैटरी V वोल्ट की बैटरी से धारा I प्रवाहित होती है, जो बिंदु A पर जाकर कितने भागों में बढ़ जाती है, तीन भागों में बढ़ जाती है। कौन कौन तीन भाग, I1 I2 और I3। और बिंदु B पर जाकर ये पूरा जो धारा होता है बिंदु B पर जाकर धारा एक हो जाती है। क्या होती है, धारा एक हो जाती है। ठीक है, तो जो समझाए हैं वही लिखेंगे यहां पर। पहले माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3, माना तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 को परिपथ के अनुसार समांतर क्रम में जोड़ते हैं, या लिख सकते हैं संयोजित करते हैं। क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। ठीक, जब संयोजित करते हैं, इसमें धारा I समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। इसमें लिखिए, जब परिपथ में कुंजी लगाते हैं तब परिपथ में धारा I प्रवाहित होने लगती है। धारा I प्रवाहित होने लगती है। क्या लगती है, धारा I प्रवाहित होने लगती है, जो कि बिंदु A पर जाकर तीन भागों में अर्थात I1 व I2 I3 में बट जाती है। क्या जाती है, बट जाती है। क्या जाती है, बट जाती है। ठीक है, फिर बिंदु B पर जाकर ये तीनों धाराएं बिंदु B पर जाकर ये तीनों धाराएं बिंदु B पर मिलकर धारा I बनाती हैं। जैसा आपके सामने है, फिगर है, लिख दिया हमने। माना तीन प्रतिरोध कौन कौन से, R1 R2 और R3, R1 R2 R3
को परिपथ के अनुसार समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। जब परिपथ में कुंजी लगाते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। जब परिपथ में कुंजी लगाते हैं परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, जो कि बिंदु ए पर, तो बिंदु ए देख रहे हैं आप, बिंदु ए पर जाकर ये तीन भागों में अर्थात I1, I2 और I3 में क्या होती है, बढ़ जाती है। और ये तीनों धाराएं, कौन धाराएं, I1, I2 और I3 बिंदु बी पर जाकर मिलकर धारा I बनाती हैं। ठीक, अब यहां से होगा तो धारा I बनाती है, तो अतः लिखेंगे I बराबर I1, I2, I3। तो इसको लिख रहे हैं I बराबर I1, I2, I3। ठीक है, I बराबर क्या हो जाएगा, I1, I2 और आपका क्या हो जाएगा I3। ये समीकरण क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा, एक। ठीक है, अब यहाँ पर बिंदु ए और बी के मध्य विभवांतर कैपिटल वी हो, इसके बीच में बिंदु ए और बी के बीच में, ये कह रहा है बिंदु ए और बी के बीच में विभवांतर क्या हो, कैपिटल वी हो। विभवांतर क्या हो, कैपिटल वी हो। तो यहां लिखना पड़ेगा हमको, लिखेंगे कि माना बिंदु ए और बी के बीच में, माना बिंदु ए व बी के माना बिंदु ए व बी के बीच में, ठीक है, माना बिंदु ए व बी के बीच में विभवांतर कैपिटल वी हो तो क्या हो, विभवांतर कैपिटल वी हो तो प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर कैपिटल वी होगा। क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध विभवांतर क्या होगा, कैपिटल वी। हमने क्या कहा, माना बिंदु ए और बी के बीच में, हमारा बिंदु ए हो गया और बी हो गया, हमारा बिंदु ए और बी के बीच में विभवांतर क्या है, कैपिटल वी हो। तो प्रत्येक प्रतिरोध विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध विभवांतर मतलब R1, R2 और R3 का विभवांतर क्या जाएगा, वी हो जाएगा। क्या जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, तब ओम के नियम के अनुसार से, तब ओम के नियम के अनुसार से, तो यहां लिखेंगे इस जगह ओम के नियम के अनुसार। तब जब ओम के नियम के अनुसार से आएगा तो देख लेते हैं, ओम के नियम के अनुसार से फार्मूला आपका बन जाएगा I1, यहीं से लिख लेते हैं, I1 है, I1 कर दिए, I1 इक्वल टू I1, यहां पर प्रत्येक प्रतिरोध कितना होगा, V होगा ना, प्रत्येक प्रतिरोध R1, R2, R3 का सबका विभवांतर कितना होगा, V होगा। तो I1 R1 का विभवांतर क्या हो गया, V बटे क्या हो जाएगा, R1। ठीक है, ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद आएगा I2 इक्वल टू हो जाएगा V बटे R2, ये क्या जाएगा, समीकरण 2। फिर I3 इक्वल टू V बटे R3, ये समीकरण क्या जाएगा, 3। हमें जैसे हमें बताया था आपको कि माना बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर कितना है, बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर कितना V है। तो जो विभवांतर होगा वो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर कितना होगा, कैपिटल V होगा। प्रत्येक प्रतिरोध यानी R1, R2, R3 के लिए सी विभवांतर जो होगा V होगा। यानी R1 का भी विभवांतर क्या होगा, V होगा, R2 का भी क्या होगा, V होगा, और R3 का भी क्या होगा, विभवांतर V होगा। कहने मतलब ये है। तो इसमें ओम के नियम के अनुसार से रखते हैं, तो I1 इक्वल टू V बाई R1, यहाँ पर I1 हो गया, इस R1 का विभवांतर क्या हो गया, V बटे R1। फिर I2 का V बटे R2, I3 का V बटे R3। तो इस तरह से ये आपका कितने समीकरण बन गए आपके, ये आपके बन गए, समीकरण गलत लिख दिए हैं, 1 2 3 और 1 4 समीकरण हो गए। कितने आपके समीकरण हो गए, ये 4 हो गए। ठीक है, तो ये यहां तक आपका ये हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 3 और 4 का, समीकरण 2 3 व 4 का जो मान होगा वो समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 2 3 4 का मान
इसमें रखने पर समीकरण 1 में, इसमें रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, फिर से देख लीजिए, समीकरण 2, 3, 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं समीकरण 1 क्या है, i इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3। ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 है i इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3, तो इसको हम रख रहे हैं, तो i है वैसे उतार देंगे, i1 समीकरण 2 है आपका, तो i1 की जगह कितना रखेंगे, v/r1, इस i1 की जगह रखेंगे समीकरण 2 से मान लेंगे v/r1, तो i1 का मान हो गया v/r1, फिर क्या है प्लस है, यहाँ क्या लिख देंगे प्लस, फिर उसके बाद कौन आया i2, तो i2 वैल्यू कितनी है समीकरण 3 में देखते हैं v/r2, इसको हम यहाँ रख देंगे v क्या जाएगा r2 हो जाएगा, ठीक, फिर प्लस यहाँ क्या है i3, तो i3 के समीकरण 4 में जाते हैं तो देखते हैं क्या है i3 की वैल्यू v/r3, तो इस i3 की जगह हम क्या लिखेंगे v/r3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो समीकरण आपका बनेगा, ये समीकरण आपका 5 बन जाएगा, कितना जाएगा समीकरण आपका, ये समीकरण आपका 5 बन जाएगा, ठीक। तब इसमें मान लो a और b के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना हो, r हो, तो लिखना पड़ेगा a और b के बीच में तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, तो ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से, तो ओम के नियम से होगा तो I है, तो ये हो जाएगा स्मॉल I इक्वल टू V बाई कैपिटल R, ये ओम के नियम से हो गया I इक्वल टू क्या होगा V बाई R, तो ये समीकरण आपको क्या बनेगा 6 बनेगा, समीकरण क्या बन जाएगा ये 6। अब 6 बन गया तो इसमें समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रख देते हैं, तो समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो रख दो समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखते हैं, तो देख लेते हैं आपका, तो समीकरण 6 में कितना i इक्वल टू v/r, और इस मान को किसमें रखना है समीकरण 5 में, यानी i रखना है, यानी समीकरण 6 का जो मान है ये लिखा है समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो इस जगह i की जगह हम क्या इतना लिखेंगे v/r, लिख दिया हमने v/r इक्वल टू हो जाएगा v/r1 प्लस v/r2 फिर प्लस v/r3। अब ये जब ये हल हो जाएगा तो यहां से ये सब हटेंगे, तो आपका क्या बनेगा, यहाँ फार्मूला लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है, जब v भी हटेगा तो सिर्फ आपका बचेगा समांतर फार्मूला 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यही आपका समांतर क्रम का फार्मूला हो गया। अब अगले दिन आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको बताए जाएंगे।